हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी। और बच्चों, क्या हाल चाल हैं? तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट। और बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लिया था, वो था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो बच्चों, हमने देखा था कि कैसे NADH2 जो है उससे ATP का फॉर्मेशन होता है। बच्चों, आज हम इस चैप्टर को और आगे कंटिन्यू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले कि साइटोप्लाज्म में भी तो कुछ NADH2 बने थे, आखिर वो कैसे ETS में पार्टिसिपेट करते हैं। तो बच्चों, देखते हैं शटल सिस्टम। बच्चों, माइटोकॉन्ड्रियल शटल या इलेक्ट्रॉन शटल एक्चुअल में क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को ट्रांसफर करने का एक तरीका होता है। कुछ रिएक्शंस होती हैं जिनके थ्रू इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो ट्रांसफर होते हैं। तो शटल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं बच्चों? कि इट इज़ द रिएक्शन और प्रोसेस बाय विच द NADH2, जो NADH2 बनता है किसके अंदर? ग्लाइकोलाइसिस। बाय विच द NADH2 प्रोड्यूस्ड इन साइटोप्लाज्म during glycolysis is transferred to mitochondrial matrix, is transferred to mitochondrial matrix। ठीक है बच्चों, तो वो प्रोसेस जिसमें आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि NADH2 जो हमारा ग्लाइकोलाइसिस में बना था उसको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। उस प्रोसेस को ही हम माइटोकॉन्ड्रियल शटल या इलेक्ट्रॉन शटल जो है वो बोलते हैं। बच्चों, क्या थी रिएक्शन? एक बार मैं आपको याद दिला देता हूँ कि जैसे हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था तो हमने देखा था कि ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हुआ था किसके अंदर? वो कन्वर्ट हुआ था पायरुविक एसिड के अंदर। ग्लूकोज जो है वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ और इस प्रोसेस के अंदर जो एनर्जी बनी थी वो क्या थी? वो थी ATP और NADH2। 2 ATP और 2 NADH2 बना था। ठीक है बच्चों, अब क्या हुआ? अब हमने देखा, रिसेंटली हमने पढ़ा कि जो NADH2 है वो ATP में कन्वर्ट होगा किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन पे रिएक्शन चल रही थी जिसको हमने क्या बोला था? टर्मिनल ऑक्सीडेशन, जहाँ पे ETS और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जैसी प्रोसेस चल रही थी। तो उसके थ्रू NADH2 ATP में कन्वर्ट हो रहा है। तो पहले हमें क्या करना होगा? इस NADH2 को ट्रांसफर कर देना पड़ेगा कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। तब जाके तो ये ATS में पार्टिसिपेट करेगा और ATP बनाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये जो ट्रांसफर करने का मैकेनिज्म है इसी को हम क्या बोल रहे हैं? इसी को बोल रहे हैं हम इलेक्ट्रॉन शटल। ठीक है बच्चों, और ये 2 टाइप का होता है। 2 मेथड के थ्रू ये ट्रांसफर हो सकता है। एक होता है MA शटल और एक होता है GP शटल। ठीक है बच्चों, तो MA शटल जो होता है वो ज़्यादा एफिशिएंट है बच्चों। MA शटल के थ्रू जो NADH2 अंदर जाएगा वो 3 ATP प्रोड्यूस करेगा, जबकि GP शटल के थ्रू जो NADH2 अंदर जाएगा वो सिर्फ 2 ATP प्रोड्यूस करेगा। आखिर ऐसा क्यों होता है? वो सारी रिएक्शन हम डिटेल में समझेंगे। तो एक एक करके देखते हैं बच्चों डिटेल में। सबसे पहले मैलेट एस्पार्टेट शटल। तो बच्चों, मैलेट एस्पार्टेट शटल जो होता है वो शटल कहाँ पे चलता है? वो चलता है हार्ट, किडनी एंड अदर ऑर्गन्स। और इसके अंदर 38 ATP जो है वो प्रोड्यूस होंगे एज नेट इन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में यदि MA शटल काम करता है तो 38 ATP बनते हैं, और यदि GP शटल काम करता है बच्चों तो उस केस में 36 ATP का सिंथेसिस होता है। ठीक है बच्चों, तो अब ये रिएक्शन कैसे चलती है जैसे हम समझते हैं इसको। बच्चों, जैसे ये डायग्राम में हम मान लेते हैं ये है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और बीच में जो ये स्पेस है ये है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। तो बच्चों, इधर क्या होगा? यहाँ पे होगा साइटोप्लाज्म, और इस तरफ क्या होगा बच्चों? मैट्रिक्स। तो बच्चों, ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस जो हुई, ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस कहाँ पर हुई? साइटोप्लाज्म के अंदर। और इस प्रोसेस में क्या बन गया था? इस प्रोसेस में प्रोडक्शन हुआ था बच्चों NADH2। ग्लाइकोलाइसिस में NADH2 बना। तो अब इस NADH2 को ट्रांसफर करना है कहाँ पे? मैट्रिक्स में कुछ रिएक्शन के थ्रू। तो हम पढ़ रहे हैं मैलेट एस्पार्टेट शटल। तो बच्चों, क्या होता है यहाँ पर? रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती है कि जैसे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है वो यदि रिएक्ट करेगा तो क्या बना सकता है? वो कन्वर्ट हो सकता है रिएक्शन करने के बाद में मैलिक एसिड के अंदर,
यदि ऑक्जेलोएस्टिक एसिड से मैलिक एसिड बन रहा है तो बच्चों इस प्रोसेस में क्या होगा, ये ऑक्जेलोएस्टिक एसिड का मैलिक एसिड में फॉर्मेशन मतलब रिडक्शन की प्रोसेस, इसे हाइड्रोजन चाहिए तो इसको हाइड्रोजन कौन दे देगा बच्चों, इसको यहाँ पे जो NADH2 बना था वो हाइड्रोजन दे देगा, कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, ये बन गया NAD और मैलिक एसिड जो है वो फॉर्म हो गया ऑक्जेलोएस्टिक एसिड से। अब ये मैलिक एसिड जो होता है वो ट्रांसफर हो जाता है कहाँ से कहाँ पे, वो ट्रांसफर हो जाता है साइटोप्लाज्म से पूरा क्रॉस करते हुए कहाँ पर, मैट्रिक्स के अंदर। कहाँ पे आ गया, बिल्कुल मैट्रिक्स में आ गया। ओह ठीक है बच्चों, मैलिक एसिड जो है वो मैट्रिक्स में आ गया। अब मैट्रिक्स में आने के बाद में ये क्या करेगा, ये रिवर्स इसका अपोजिट रिएक्शन कर लेगा, यानी मैलिक एसिड फिर से कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्जेलोएसिटिक एसिड के अंदर। अब जब ये ऑक्जेलोएसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो गया तो यहाँ पर क्या हुआ, इसका बिल्कुल अपोजिट रिएक्शन होगा। अपोजिट रिएक्शन मतलब हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और इस एंजाइम के साथ में जो डिहाइड्रोजनेज एंजाइम होगा उसके साथ में कोफैक्टर NAD फिर से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन लेकर के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADH2 में। तो बच्चों देखा, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड से मैलिक एसिड बन के अंदर आया और अल्टीमेटली इसने NADH2 रिलीज कर दिया। ये ऑक्जेलोएसिटिक एसिड जो है वो ट्रांस एमिनेशन की प्रोसेस से बच्चों कन्वर्ट हो सकता है किसके अंदर, ये कन्वर्ट हो सकता है एस्पार्टिक एसिड के अंदर। एस्पार्टिक एसिड एक अमीनो एसिड है बच्चों, तो ट्रांस एमिनेशन जैसी कुछ रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पर और फिर उसके बाद में ये एस्पार्टिक एसिड मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए वापस से आ जाएगा कहाँ पे, साइटोप्लाज्म के अंदर एस्पार्टिक एसिड आ गया और एस्पार्टिक एसिड कन्वर्ट हुआ ऑक्जेलोएसिटिक एसिड में। तो इस तरीके से रिएक्शन जो है वो चलता रहता है और NADH2 जो है वो कहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, साइटोप्लाज्म से मैट्रिक्स में। ठीक है बच्चों, तो ये जो शटल सिस्टम है इसको हम मेलेट एस्पार्टेट शटल बोल रहे हैं। तो आगे ETS में पार्टिसिपेट करेगा ये NADH2, तो कितना ATP देगा, 3 ATP बाय ETS। तो अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली जो नेट एनर्जी गेन होता है वो कितना हो जाता है, नेट एनर्जी, टोटल नेट एनर्जी इन एरोबिक रेस्पिरेशन वो हो जाता है 38। समझ गए बच्चों, तो किस तरीके से मेलेट एस्पार्टेट शटल काम करता है। और बच्चों ये तो मैंने आपको एक के लिए बताया है, ग्लाइकोलाइसिस में 2 बना होगा तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको 2 NADH2, यहाँ पे 2 NADH2, यहाँ पे 6 ATP और टोटल जब करेंगे तो आपका आएगा कितना, 38 ATP। तो इस तरीके से मेलेट एस्पार्टेट शटल रन करता है तो टोटल 38 ATP बनती है और एफिशिएंसी जो है वो रेस्पिरेशन की ज़्यादा रहती है। ठीक है बच्चों, तो जब आप मेलेट एस्पार्टेट शटल समझ गए हैं तो इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं क्या, ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल। तो बच्चों ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल जो है ये कहाँ पे होता है, मेनली फ्लाइट मसल सेल और ब्रेन सेल जो होते हैं उनके अंदर GP शटल चलता है। और इस GP शटल में बच्चों जो ATP बनता है वो टोटल नेट ATP गेन जो होता है वो कम आता है, कितना आता है, 36 ATP। आखिर क्यों 2 ATP कम बने उस चीज़ को हम समझेंगे यहाँ पे जब हम पूरी प्रोसेस जो है उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो बच्चों देखते हैं कि आखिर इस प्रोसेस में क्या होता है। तो बच्चों ये भी बिल्कुल वैसे ही कि हमने देखा कि रिएक्शन में NADH2 जो ग्लाइकोलाइसिस वाली प्रोसेस थी उसमें NADH2 का फॉर्मेशन हुआ था। अब ये NADH2 जो है उसको ट्रांसफ़र करना है, इसके इलेक्ट्रॉन को अंदर ट्रांसफ़र करना है ताकि वो ETS में पार्टिसिपेट करें। तो हम देखते हैं कि NADH2 जो है वो यूज़ होता है कब, जब डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट DHAP जो होता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर, ग्लिसरॉल फॉस्फेट के अंदर। यानी इससे जब ग्लिसरॉल फॉस्फेट बनता है तो इस प्रोसेस में बच्चों क्या होगा, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट आपको पता है कीटो ग्रुप है इसके अंदर, यदि वो OH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाए तो ग्लिसरॉल फॉस्फेट बन जाएगा। तो इसको हाइड्रोजन चाहिए था, किसने दिया, NADH2 ने अपना हाइड्रोजन दे दिया, डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की हेल्प से रिएक्शन हो गई। अब ये ग्लिसरॉल फॉस्फेट जो है बच्चों ये यहाँ से मूव करके ट्रांसफर होता है कहाँ पे, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर। यानी ये रिएक्शन जो होगा वो कहाँ पे होगा, ये रिएक्शन होगा इनर मेम्ब्रेन के ऊपर। और यहाँ पर जब ये ग्लिसरॉल फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर, ये जब कन्वर्ट होगा वापस से DHAP के अंदर, यानी यहाँ से ग्लिसरॉल फॉस्फेट क्या बना रहा है, फिर से
DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो इस प्रोसेस के अंदर यहाँ पर ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है उसको और प्रोटॉन को रिलीज कर देगा। तो किस तरीके से इसने यहाँ पर जो रिलीज किया वो FAD जो है उसने पिक किया और क्या बना दिया, FADH2। एक्चुअल में जो ये इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन को क्यूनॉन कैरी करता है, यानी कॉम्प्लेक्स 1 नहीं होगा, क्यूनॉन के बाद से ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। और अल्टीमेटली आपको पता है कि यदि यूबी क्यूनॉन से इलेक्ट्रॉन की एंट्री हो रही है ATS में तो वो कितने ATP देगा, वो FADH2 की तरह काम कर रहा होगा। और वो कितने ATP बना रहा होगा बच्चों, उससे 2 ही ATP बनेगी। यदि हम NADH2 से 3 ATP मान रहे हैं तो FADH2 से कितना, 2 ATP का 2 ATPs जो है उसका सिंथेसिस होगा। तो कुछ इस टाइप की रिएक्शन होती है। मतलब क्या कि कंक्लूजन ये है कि NADH2 बाहर से अपटेक किया बट अंदर तो FADH2 पहुंचा। इसका मतलब इससे जो है वो कितने ATP बनेंगे, 2 ATP। और बच्चों ये तो 2 ATP हैं किसके अकॉर्डिंग, 1 के अकॉर्डिंग। यदि हम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 देखेंगे तो 6 के बदले कितने, 4 ATP का फॉर्मेशन होगा, यानी टोटल 2 ATP का लॉस हो जाएगा। तो नेट गेन जो होगा बच्चों वो कितना ATP का होगा, वो होगा नेट गेन जो होगा वो टोटल 36 ATP जो है बच्चों उसका नेट गेन होगा GP शटल के थ्रू। तो GP शटल जो है बच्चों वो रिलेटिवली लेस एफिशिएंट होता है और इसमें 36 ATP का फॉर्मेशन होता है। और बच्चों मोस्ट ऑफ द प्लांट जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स उसके अंदर कैसा शटल चल रहा होगा, यही वाला शटल जो है वो चल रहा होगा, GP शटल चल रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो क्या कंक्लूजन निकल रहा है, अल्टीमेटली आप क्या समझेंगे कि जब भी MA शटल काम कर रहा होगा तो 38 ATP बनेगा। क्यों, क्योंकि एक NADH2 जो है या 2 NADH2 जो है वो 6 ATP देगा, जबकि GP शटल जब भी काम कर रहा होगा तो 2 FADH2 4 ही ATP देगा, इसीलिए 2 ATP कम बन जाएगी, 36 ATP का गेन होगा। क्लियर है बच्चों, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, शटल सिस्टम। और अब जब ये इलेक्ट्रॉन इनर मेम्ब्रेन पे आ गया है तो वो आगे ATS में पार्टिसिपेट कर पाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपको शटल सिस्टम समझ में आ गया होगा बच्चों। अभी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, रेस्पिरेशन एज एन एम्फीबॉलिक पाथवे। तो बच्चों रेस्पिरेशन जो है उस प्रोसेस को हम मोर एक्यूरेटली क्या बोल देते हैं, हम बोल देते हैं कि रेस्पिरेशन जो है वो एक कैटाबॉलिक नहीं बल्कि एम्फीबॉलिक पाथवे है। क्यों बच्चों ऐसा हम बोलते हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में यदि हमने देखा सीधे C6H12O6 जो है वो यानी ग्लूकोज या कोई भी कार्बोहाइड्रेट जो है वो कन्वर्ट हुआ किसके अंदर, CO2 और H2O के अंदर। यदि हमने रिएक्शन को जस्ट ऐसे ही पढ़ा तब तो हमें लगेगा कि ये प्रोसेस जो है वो किस टाइप की है, वो कैटाबॉलिक है। लेकिन बच्चों जो हमने डिफरेंट रिएक्शन पढ़ा उन रिएक्शन के अंदर जो इंटरमीडिएट्स होते हैं वो लार्जर कंपाउंड बनाने में यूज़ हो जाते हैं। और यदि वो लार्जर कंपाउंड बनाने में यूज़ हो रहे होंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, डेफिनेटली उसके अंदर एनाबॉलिक प्रोसेस भी चल रहा है साथ साथ में और कैटाबॉलिक प्रोसेस भी चल रहा है, क्योंकि मोस्टली एंजाइमेटिक एक्शन जो होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। तो इस वजह से रेस्पिरेशन को क्या बोलना ज़्यादा ठीक रहेगा बच्चों, उसको एम्फीबॉलिक पाथवे बोलना ज़्यादा ठीक रहेगा। तो कैसे हम इस बात को समझ सकते हैं कि जैसे रेस्पिरेशन की प्रोसेस में हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट ने पार्टिसिपेट किया, तो कार्बोहाइड्रेट जो है उसके अलावा इस प्रोसेस के अंदर प्रोटीन और लिपिड ये भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, लिपिड जो होता है वो ब्रेक होता है किसके अंदर, ग्लिसरॉल में और फैटी एसिड के अंदर। ऐसे ही प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड में ब्रेक होते हैं। तो क्या होगा, जो ग्लाइकोलाइसिस में जैसे हमने पढ़ा था DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, तो ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है वो इस ग्लिसरॉल से भी बन सकता है या ये ग्लिसरॉल बनाने में भी यूज़ हो सकता है। ऐसे ही ये जब हम आगे रिएक्शन को पढ़ेंगे तो पायरुविक एसिड जो है वो अमीनो एसिड बनाने में भी यूज़ हो सकता है, अमीनो एसिड से पायरुविक एसिड भी बन सकता है। ऐसे ही एसिटाइल कोएंजाइम A, फैटी एसिड जो है वो ब्रेक होकर के एसिटाइल कोएंजाइम A भी बना सकता है और ये रिएक्शन उल्टी भी चल सकती है। तो बच्चों इस तरीके से हम देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप के जो इंटरमीडिएट है वो लार्जर कंपाउंड बनाने में यूज़ हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर ये जो डायग्राम देख रहे हैं आप, इसके अंदर वो सारे इंटरमीडिएट, बहुत सारे इंटरमीडिएट दिखाए गए हैं कि कैसे स्टार्च के ब्रेकडाउन से प्रोडक्ट बन रहा है। और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो होता है वो शिकिमिक एसिड बनाने में काम आ सकता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बेंटोस फॉस्फेट पाथवे में काम आ सकते हैं, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है वो ग्लिसरॉल बनाता है और फैटी एसिड जो है उससे बन सकता है, एसिटाइल कोएंजाइम A जो है जिबरलिन, कैरोटिनॉइड, स्टेरॉल्स, एब्सिसिक एसिड ये सब बनाने में काम आ सकते हैं। प्रोटीन जो है उससे अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड बन सकता है, ग्लूटामेट बन सकता है। और जो
सक्सिनाइल ग्लूटामेट जो होते हैं वो क्लोरोफिल, फाइकोसाइनिन, फाइटोक्रोम, साइटोक्रोम्स ये सब बनाने में काम आते हैं। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जो है वो एस्पार्टेट बनाने में काम आता है। पायरुविक एसिड एलिनिन के थ्रू प्रोटीन बनाने में काम आता है। तो बच्चों आप एक बार ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे डिफरेंट टाइप के कंपाउंड जो है वो इंटरमीडिएट के थ्रू बन सकते हैं। तो इसका मतलब रेस्पिरेशन को एम्फिबॉलिक पाथवे बोलने का पर्पस क्या है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लार्जर कंपाउंड स्मॉलर कंपाउंड में तो ब्रेक हो रहे हैं और साथ ही स्मॉलर कंपाउंड जो है वो फिर से बड़े लार्जर कंपाउंड बनाने में काम आ सकते हैं और इसीलिए इसको बोलते हैं हम कि रेस्पिरेशन मोर एक्यूरेटली एक एम्फिबॉलिक पाथवे होता है। ठीक है बच्चों, तो फिर मुझे लगता है कि आज का लेक्चर जो है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि शटल सिस्टम कैसे काम करते हैं और क्यों रेस्पिरेशन को हम एम्फिबॉलिक पाथवे बोलते हैं। तो ठीक है बच्चों, इसके बाद हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। बाय बाय।